हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास होम साइंस में। आज हमारा टॉपिक होगा बचत। तो आज हम पढ़ेंगे बचत। बचत क्या है, क्या इसके महत्व हैं, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बचत जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखा जाए धन, उसे हम बचत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा धन जब हम जमा करते हैं, यानी छोटी छोटी बचत की रकम ही इकट्ठी होकर एक बड़ी रकम बन जाती है जो हमारे कार्य को पूरे करने में सहायक होती है। चलिए, अब है इसमें आय माइनस उपभोग इज इक्वल टू बचत। यानी जो हमारी तनख्वाह है, जो हमारा वेतन है, वेतन में से हम उपभोग निकालेंगे। अब उपभोग व्यय मतलब कि जो हमारे खर्चे हैं, हम वो खर्चे निकालते हैं और उसके बाद जो बचता है पैसा, उसे हम कहते हैं बचत। तो बचत की आवश्यकताएं व महत्व क्या, क्यों इसकी किस चीज के लिए आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है। भाई, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अचानक कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए पैसों की, अगर बचत होगी, अगर हमारे पास बचत है यानी हमारे पास इकट्ठा धन है, तो हम जो हमारे साथ भाई अचानक कोई हमें किसी चीज में, भाई कोई घर में बीमार पड़ गया, जैसे हम उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो अचानक उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अगर बचत नहीं करेंगे तो बचत के लिए, बचत होगी तभी तो हम उसके इलाज में पैसे दे पाएंगे। तो ये होगी हमारी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो अचानक से कोई ऐसी समस्या या ऐसी कोई ज़रूरत हो जाए, उसकी पूर्ति के लिए बचत बहुत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है इसमें मितव्ययिता की आदत। मितव्ययिता की आदत का कहने का तात्पर्य है कि भाई अगर हम छोटी छोटी बचत करते हैं तो उससे क्या होता है, हम मितव्ययी बन जाते हैं। यानी हम ज़्यादा खर्चा करने की आदत नहीं बनती हमें, कि हमें पैसा संजोने का लगन लग जाती है, यानी व्यय की कोई सीमा नहीं होती वैसे। लेकिन परिवार के सदस्यों में मितव्ययिता की आदत पड़ जाती है अगर हम इस चीज को अपने ऊपर लागू करते हैं तो। फिर है आकस्मिक खर्च की पूर्ति। आकस्मिक खर्च की पूर्ति कैसे, कि भाई कोई जरूरत पड़ी हमें पैसों की, अगर बचत है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध। भाई बचत की, अगर हमें बचत की आदत पड़ जाती है ना जैसे, तो क्या होता है, जो हमारे फालतू खर्चे हैं हम उस पर अपने आप ही प्रतिबंध लग जाता है। यानी हमें ये होता है कि हमें भाई 50,000 में से हमें हर महीने 15,000 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, फालतू की चीज़ों को खरीदेंगे नहीं। हमें तो ये है कि इतना बजट हमने बनाया है अपना, तो इसी बजट के अंदर ही हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। फिर है स्थायी संपत्ति की खरीद। भाई बचत होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, कहीं प्लॉट लेके डाल सकते हैं, कहीं ज़मीन लेके डाल सकते हैं, कोई मकान ऐसा खरीद लिया जिसे हम रेंट पे चढ़ा देते हैं। तो ये हो गई स्थायी संपत्ति की खरीद। फिर नेक्स्ट आता है दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी जो अगर हम बचत करते हैं, बचत थोड़े थोड़े पैसों से करते हैं सभी, थोड़ी थोड़ी हमने बचत करी, वो अमाउंट क्या हो गया, एक दिन जाके काफ़ी बड़ा हो गया। और भाई हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा आगे चल के MBA करे, M.Tech करे, तो उसके लिए क्या हुआ, हमें पैसों की आवश्यकता होगी, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। तो अभी बच्चे छोटे हैं, अभी हमारा बच्चा 10 साल का है मान लिया, और हमें चाहिए भाई वो 20 साल का हो जाए, उसको जब उसके लिए जब धन चाहिए, तो हमने वो जो छोटी छोटी बचत करी थी वो उस टाइम तक बड़ी बन जाएगी और हमारे दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में काम आएगी। यानी दीर्घकालीन काफ़ी लंबा टाइम जो हो जाता है वो है। फिर है शारीरिक असमर्थता के समय सहारा। भाई जब हम बूढ़े हो जाते हैं, या भाई कोई ऐसी परेशानी होगी हमारी बॉडी में कि हम उठने बैठने से लाचार हो गए, तो होगा क्या होगा, हमारे पास पैसा होगा तो हम मेड वगैरह रख सकते हैं तो, और हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, है ना। तो ये हो गया शारीरिक असमर्थता के समय सहारा। फिर वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। अब वृद्धावस्था होगी, वृद्धावस्था में आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ पैर कम काम करते हैं,
वो ये नहीं, इतनी ताकत नहीं होती कि वो जितना जवानी के टाइम पे या जितना यंग था उस टाइम पे जितना कमा सकता है तो इतना वो मनी अर्न कर सके, ऐसा नहीं हो पाता। वृद्धावस्था में क्या होगा कि भाई शरीर कमजोर हो जाएगा, तो उसको क्या है, वो डिपेंड ना रहे किसी पे, कोई परेशानी है, कोई तबीयत खराब है, तो बच्चों पे डिपेंड ना रहे कि अगर हमारे पास बचत होगी तो हम किसी के सामने हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मानसिक संतुष्टि। भाई हमारे पास अगर धन होगा तो हमें आगे फ्यूचर में कुछ भी काम करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ये हमें मानसिक संतुष्टि मिलेगी। भाई हमें आगे कोई काम करना तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो पहले से इतना धन है, हमने जो संजो के रखा है, इकट्ठा करके रखा है। फिर है सामाजिक प्रतिष्ठा। भाई धन होगा तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो होनी होनी है। फिर है राष्ट्रीय योजना के संचालन में। भाई धन है, बचत करी है हमने, तो हम क्या करेंगे, उसका संग्रह ना करके अगर हम राष्ट्रीय योजना संचालन में उसे डालेंगे उन पैसों को, तो क्या होगा, हमें उस पर ब्याज मिलेगा, हमारे पैसे इकट्ठे होंगे, सेव रहेंगे, उस पर ब्याज मिलेगा। अब ये तो है नहीं हम घर में उन पैसों को रख लें, लॉकर में उठा के रख लिया, क्या फ़ायदा। उस पैसों को, उस बचत को संग्रह करके इकट्ठा करके हमने लॉकर में रख दिया अपने, तो क्या होगा, पैसा थोड़ी बढ़ रहा है। अगर हम राष्ट्रीय योजना कोई भी जैसे डाकघर में या आरडी वगैरह में डालेंगे पैसे, तो क्या होगा, हमें उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत सही होगा। पैसे से पैसा कुछ तो बढ़ेगा। फिर चलिए अब हम पढ़ेंगे बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट है क्या, गृहिणियों के बचत हेतु प्रोत्साहन के लिए सबसे उपयुक्त खाता होता है। इसमें जब चाहे तब पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। एक ऐसा खाता गृहिणियों के लिए जो भी उनके पास छोटी छोटी पूंजी है वो उसमें वहां जमा कर सके उस खाते में, और अपनी इच्छा अनुसार उसे निकाल भी सके। तो इस बचत खाता हो गया हमारा। भाई बचत खाता जो है 500 रुपए से जमा करने पड़ते हैं इसमें कम से कम, ठीक है। और इसमें चेक खाते हैं तो हमें 1000 रुपए का होना अनिवार्य होता है। खाते में मिलने वाला ब्याज नियमानुसार परिवर्तित होता रहता है बचत खाते में। फिर इसमें आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी मियादी खाता। इसमें क्या होगा, मियादी खाते में यह खाता दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए खोला जाता है। यानी भाई जब हमने फिक्स कर दिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, हम ऐसे इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। ये हमारे लंबे जो हमारे दीर्घकालीन उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में सहायक होता है। यानी धनराशि एक निश्चित समय के लिए हम जमा कर देते हैं अभी। और जैसे इसमें सरकार जो है अलग अलग पॉलिसी भी लाती है, इसमें ब्याज की राशि जो प्रतिशत है वो भी अपेक्षा अधिक होता है, सेविंग अकाउंट की अपेक्षा अधिक होता है। बचत खाते में सरकार 4% का ब्याज देती है, पर फिक्स डिपॉजिट में सरकार हमें 8.5% का ब्याज देती है। चलिए, पर इसमें म्यादी खाते में क्या है, अगर हम बैंक से पैसे लेंगे, हमने बैंक से लोन ले लिया तो क्या करेगा, 13-14% का ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाते में क्या है, अब हम पहले ये समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मितव्ययी बनाना है। इस मतलब ज़्यादा खर्चा ना करके हम एक लिमिट में ही रहें, हमें बचत की आदत डालना है एक तरह से। तो यानी हर महीने हम 20 रुपए से या इससे अधिक हम इसमें जमा कर सकते हैं। ये हमारी बिल्कुल छोटी पूंजी से शुरू हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें निश्चित निश्चित समय के लिए प्रति माह के रूप में हमें जमा कराना पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें नगद प्रमाण पत्र योजना। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में यह भी सहायक होता है। ये हम 500, 100, 500, 1000, 5000 के रूप में हम एक नगद प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। ये भी दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है।
फिर आते हैं हम गृह बचत। गृह बचत खाता यानी होम अकाउंट, इसमें ये गृहिणी के लिए उपयोगी होता है। भाई ऐसी गृहिणी जो घर से बाहर नहीं जाती है, उनके लिए यह सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है ना कि गृहिणी स्वयं बैंक के जो बैंक जो है अपना एक एम्प्लॉय भेजता है गृहिणियों के लिए, जो कि वहां जाके क्या करता है, एजेंट होता है, उनके घर जाके वहां से वो उनसे पैसा ले लेता है जो हमें अकाउंट में जमा करना है प्रति माह। यानी बैंक जो है प्रति माह अपना कर्मचारी गृहिणियों के घर भेजता है। बैंक कर्मचारी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह घर घर जाकर रकम लेकर उसे रसीद काट कर दे देता है। यानी वो हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हमने इसको पैसे दे दिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें मासिक ब्याज जमा रसीद। इसमें क्या होगा, इसमें खाता धारक को मासिक ब्याज मिलता है। जैसे मूल राशि जो कि तू रहती है, कम से कम 1,000 रुपये चाहिए इसे हमें जमा करने के लिए। ये जमाकर्ता को 1,000 रुपये या इससे अधिक धनराशि 12 माह या 120 माह तक लगातार जमा करना पड़ता है। फिर आया हमारा पेंशन प्रावधान योजना। पेंशन प्रावधान योजना में क्या होगा भाई, यह खाता उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिलती, इसलिए इसे पेंशन प्रावधान योजना कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें नकदी जमा पत्र योजना। इसमें क्या होता है, इसमें वर्तमान में इस योजना में कम धनराशि निश्चित समय तक देकर पूर्ण धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें नकदी प्रमाण पत्र मिलते हैं 1,000 का, 500 के, 100 का, 5,000 का के रूप में के मूल्य में प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें चेक। चेक क्या होता है, पैसा निकालने हेतु चेक का प्रयोग करते हैं हम। चेक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, रुपया प्राप्त करने वाला, रुपया प्राप्त करने हेतु चेक लिखने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके नाम का चेक लिखा गया है। तो चेक के प्रकार हैं। चेक के प्रकार हमारे होंगे, देखिए पहला होगा हमारा वाहक चेक, यानी वीरियर चेक भी कह देंगे हम इसे, और ये सर्वाधिक असुरक्षित चेक माना जाता है। इसमें क्या होता है, आगे वाहक के साइन हो गए और पीछे भी वाहक के साइन हो गए, तो क्या करता है जो वहाँ मैनेजर है जो भी है, तो क्या करेंगे, वो बस आगे का साइन देखते हैं, पीछे का साइन देखते हैं, बस बात खत्म। तो लेकिन ये सबसे असुरक्षित चेक माना जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आदेशित चेक। आदेशित चेक में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि वाहक काट के आदेशित लिख देते हैं, वाहक की जगह हम आदेशित लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आदेशित चेक माना गया। फिर है रेखांकित चेक। भाई रेखांकित चेक जो है सबसे सुरक्षित चेक माना गया है। इसमें सरल रेखांकन है और एक विशेष रेखांकन है। 2 तरह के चेक हुए इसमें, एक सरल रेखांकन का और एक विशेष रेखांकन का। तो चलिए इसे हम पहले समझ लेते हैं, इसमें है क्या क्या। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक में इस तरह से 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी ऊपर, इस तरह से होती हैं, और ये सार्वजनिक सुरक्षित चेक माना जाता है। ये नगद भुगतान नहीं होता, ये सीधे खाते में पैसा डाला जाता है, जिसका अकाउंट नंबर होगा उसी के नाम का खाता, उसी का नाम लिखा होगा। चेक के बाईं तरफ 2 लाइनें खींची जाती है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें समानांतर 2 लाइन देख रहे हैं ना, तो इस तरह से 2 लाइनें खींची जाती हैं। इसमें जो सर्वाधिक, एक सरल रेखांकन चेक हो गया और एक विशेष रेखांकन चेक हो गया। इसमें जो सर्वाधिक हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित चेक जो है विशेष रेखांकन चेक को माना गया है। कैसे, वो आप समझते हैं। सरल रेखांकन चेक की क्या पहचान है, इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें कि जो ये 2 लाइन है इसके बीच CO लिखा हुआ है, ठीक है।
इसे किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। और विशेष रेखांकन चेक में एसी लिखा हुआ है, यानी या तो यहाँ हस्तांतरित लिखा जाता है या फिर यहाँ लिख देते हैं केवल प्राप्तकर्ता के खाते में, यानी एसी पे। तो ये पूरा तो लिख नहीं सकते केवल प्राप्तकर्ता के खाते में, तो एसी लिख देते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, ये है सिर्फ उनके खाते में जाता है जिसके खाते में बोला गया हो, यानी जिस बैंक का नाम लिखा है उसी बैंक में हमें भुगतान भी होगा, जिस बैंक से हम लेंगे उसी बैंक से भुगतान होगा। और सरल रेखांकन चेक में क्या होगा हमारा, यह किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। लेकिन विशेष रेखांकन बैंक में क्या होगा, ये जो है हम जिस बैंक से हम चेक लगा रहे हैं उसी बैंक से हम भुगतान होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें यात्री चेक। यात्री चेक में क्या होगा, मतलब एक व्यापारिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण चेक है, यानी इसमें क्या है, जितनी धनराशि यह है बैंक में जमा करवाते हैं उतनी ही धनराशि का चेक हमें बैंक से मिल जाता है। भाई जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो हम ये तो नहीं इतना सारा धन लेके जाएंगे, कहीं भी धन थोड़ी इतना सारा लेके जाएंगे, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि बैंक में जाके कि यात्री चेक बनवा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, किसी भी बैंक में हम वहाँ जाकर, जहाँ भाई हम यहाँ से कहीं बाहर गए हैं, हमने जहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ से हमने चेक बनवाया और बाहर जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी बैंक में उसे लगाया और अपने पैसे उस चेक से निकाल लिए। ये हो गया हमारा यात्री चेक। फिर है इसमें उपहार चेक। उपहार चेक में क्या होता है, ये विशेष अवसरों पर दिए जाते हैं, जैसे शादी, मुंडन आदि अलग अलग, और ये अलग अलग राशियों के रूप में भी दिए जाते हैं। ये रंग बिरंगे कागज में होते हैं। बैंक इन पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। ये कितने रुपए में होते हैं, 21 रुपए में भी हो सकते हैं, 51 में भी, 101 में भी और 501 में भी इन राशियों में देखने को मिलता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें कोरा चेक। कोरा चेक में जहां पर कोई धनराशि अंकित ना हो उसे क्या कहेंगे हम, कोरा चेक। भाई एक आपने भी देखा होगा अपने घर में, जिसपे कोई धनराशि नहीं होगी उस पर क्या होगा, साइन होंगे, बस साइन किए छोड़ दिए, हमारी मर्जी, हम उसमें कितने जीरो लगा दें, कितने 1000 निकाल लें, 1 लाख निकाल लें, तो वो कोरा चेक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीमित राशि चेक। यानी इस चेक में हम सीमित राशि तक ही धन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपकी चेक 50,000 की है, तो बस हम इसमें 50,000 तक की राशि ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। फिर है निसार चेक। निसार चेक में क्या होगा, भाई इसमें समय की अवधि के बाद नहीं किया जा सकता है इसे। जैसे इस चेक पर आज की डेट है, तो अभी आज की डेट डाल दी, तो उसके 6 महीने तक की अवधि तक ये वैलिड है। उसके बाद अगर आप इस चेक को लगाते हो ना, तो ये इनवैलिड माना जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। निसार चेक का ये है। फिर है पूर्व तिथि चेक। पूर्व तिथि चेक जैसे भाई जिससे पहले की डेट पड़ी है और डेट जो है ओवर हो जाए, उस ओवर चेक के जब वो डेट ओवर हो जाएगी तो उस चेक का भुगतान जो है नहीं होगा, तो ये होगी पूर्व तिथि चेक। यानी भाई जिस पे पहले की डेट पड़ी हो और हम उसे निकालने लगे तो वो तो ओवर चेक हो गई ना, डेट तो जो डेट थी वो तो निकल गई, तो ये क्या होगा, ओवर चेक। तो इस चेक का जो है क्या नहीं होगा, इस चेक का भुगतान नहीं होगा। फिर आता है हमारा उत्तर तिथि चेक। इसमें क्या होगा भाई, जैसे इसमें क्या है कि अगस्त का चेक है और हम जुलाई में लेकर चले जाएं उसे, भाई जुलाई में हमने वो लगा दिया, तो उसका भुगतान नहीं होगा। क्यों भाई, हम डेट हमें निकालना जो है वो अगस्त में है, हमने क्या करा, हमने पहले निकाल लिया, वो पहले हम चले गए निकालने के लिए, तो वो जो है बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा। पूर्व तिथि चेक और उत्तर चेक में, पूर्व में हो गया भाई पहले की डेट पड़ी है, बाद में गए हैं। उत्तर तिथि में क्या हो गया, किसी ने हमें चेक बना के दिया कि भाई ये अगस्त का हमने चेक बना दिया है, आप अगस्त में हमारी पेमेंट जो है, हमारा काम हो जाएगा और आप जो है आप अपना ये हमने चेक लगा दिया, इसमें से पैसे निकाल लेना। और उत्तर तिथि चेक में
आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई अगस्त का है और जुलाई में हम निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है निकालने को, अगस्त में ही निकलेंगे पैसे। फिर है उत्तर तिथि चेक, हो गया। अब हमारा आएगा अप्रतिष्ठित चेक। अप्रतिष्ठित चेक मतलब जिसका बैंक भुगतान नहीं करता हो, वो क्या होगा, अप्रतिष्ठित चेक। कैसे, भाई जिसमें कोई चेक है हमारे पास, उसमें क्या करा, ओवर राइटिंग कर दी, कोई राइटिंग मिस्टेक कर दी, चेक पर कहीं कटपिट का निशान डाल दिया, या हम जमाकर्ता के जो है हस्ताक्षर जो होने चाहिए वो ना हो के अलग हैं, ठीक। और भाई निसार चेक यानी ओवर डेट चेक हो जाए, या फिर चेक का कहीं से कटा फटा गला हुआ होना, ये क्या होंगे, अप्रतिष्ठित चेक। फिर आते हैं हम डाक बचत बैंक। अब हम पढ़ेंगे डाक बचत बैंक। इसमें क्या होगा, यह भारत में 1982 से काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारी जनता को मितव्ययी बनाना व अन्य बचत का प्रोत्साहन देना है। इसमें क्या होगा भाई, डाकघर बचत बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा ही की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे डाक बचत घर, इसमें मुख्य प्रकार के खाते खोले जाते हैं। जैसे डाकघर बचत बैंक, इसमें क्या होगा, डाकघर बचत बैंक में इसमें भाई 5 रुपए से खाता खोला जाता है, और इसमें नॉमिनी का या आपने अपने आप का स्वयं का यानी जमाकर्ता का 25,000 से 50,000 तक हम जमा कर सकते हैं। इसमें हमें ये जो है ये टैक्स फ्री होता है, और इसमें जो हमें ब्याज मिलता है डाक बचत बैंक खाते में, ये हमें मिलता है 4 से 5% तक का। और समय समय पर हमें इसमें उपहार योजना लागू की जाती है इसमें। फिर आता है नेक्स्ट है डाकघर सावधि जमा योजना, जमा खाता, डाकघर सावधि जमा खाता। इसमें क्या होगा, यह योजना मियादी जमा योजना से काफ़ी मिलती जुलती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हमारी हुई थी 1970 से। ये 4 प्रकार की होती है, जो सावधि जमा योजना है 4 प्रकार की होती है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय और 5 वर्षीय। तो चलिए पहले हम पंचवर्षीय समझ लेते हैं। इसमें पंचवर्षीय में क्या होगा, यह खाता 10 रुपये या 10 के गुणज में खोला जाता है। पंचवर्षीय डाक आवर्ती जमा योजना जो है ये जो है 10 यानी 10 के गुणज में खोला जाता है। हम ये कह सकते हैं जैसे 1 गुणा 10 बराबर क्या हुआ 10, 2 गुणा 10 बराबर 20, 3 गुणा 10 बराबर 30, यानी जितने भी गुणज में खाते खोलने हैं उतने ही गुणज धनराशि हर महीने जमा करनी होती है। कहने का मतलब इसका ये है। फिर है नेक्स्ट आता है हमारा 10 वर्षीय संचय जमा योजना। इसमें क्या होगा, इसमें 10 वर्षों तक धनराशि जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो है 10 रुपये से खुलता है और 10 के गुणज में ही खुलता है, ये भी 10 के गुणज में ही खुलता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें एनएससी क्या है इसे समझते हैं, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें ये क्या है, हम इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। इसमें क्या होगा, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। यह किसी भी डाकखाने द्वारा खरीदी जा सकती है। डाकखाने से हम इसे खरीदते हैं। ये पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं और कहीं से जारी नहीं होते हैं, ये पोस्ट ऑफिस से ही जारी होते हैं। फिर है हमारी इंदिरा विकास पत्र। इसमें क्या होगा, इसमें ये भी डाकखाने या पोस्ट से ही जारी किए जाते हैं। यह पत्र 8 वर्ष या 7 माह के में दुगने हो जाते हैं। समय पूरा होने पर तुरंत ही इनका भुगतान कर देना पड़ता है। अगर व्यक्ति दोबारा से इन्हीं पैसों को तुरंत जमा करना चाहे तो कर सकता है। मतलब यह है कि यह योजना अगर भाई हमारी जो है हमारा भुगतान का टाइम पूरा हो गया, हमें वो पैसे मिल गए, तो हम क्या करेंगे, उन पैसों को दोबारा से वही जमा करा देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो है योजना चलती रहेगी, फिर से वो योजना चालू हो जाएगी।
फिर नेक्स्ट आते हैं हम किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में क्या होगा, यानी ये लोगों को मितव्ययी बनाकर अल्प बचत का प्रोत्साहन देते हैं। ये भी किसान विकास पत्र में, इसमें क्या होगा, यह पत्र 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक खरीद सकते हैं हम। ठीक है। फिर आता है LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, जो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी 1 सितंबर को। भाई ये LIC की फुल फॉर्म क्या होगी, LIC की फुल फॉर्म होगी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये भी हमें याद रखना है, LIC की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। भाई जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो मितव्ययी बनाना है, यानी अल्प बचत को प्रोत्साहन देना है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, इसमें ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी भारत सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत कई योजनाएं आती हैं। कौन कौन सी योजना आती है, यूनिट योजना, पुनर्नियोजन योजना, कैपिटल यूनिट योजना, यूनिट बंधन बीमा योजना, भविष्य निधि योजना, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं UTI के। तो चलिए इसे भी एक एक कर हम समझते हैं। यूनिट योजना यानी एक यूनिट 10 रुपए के बराबर होती है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को 10 यूनिट खरीदना अनिवार्य होता है, यानी 10 यूनिट खरीदना मतलब 10 यूनिट में कितने होंगे, 100 रुपए। फिर है पुनर्नियोजन योजना। इसमें क्या होगा, इसमें जो है इसकी जो ये जो योजना आई थी 1966 में आई थी। इसमें क्या होगा, ये फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं और फिर उसी पैसों को दोबारा से हम जमा करा के फिर उसे फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। ये हो गई पुनर्नियोजन योजना। फिर हम पढ़ते हैं इसमें कैपिटल यूनिट योजना। कैपिटल यूनिट योजना जो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी। इसमें जो धारक है एक मुश्त राशि देने में बढ़ावा देता है। फिर हम पढ़ते हैं यूनिट बंधन बीमा योजना। इसमें क्या होगा, ये जो है यह यूनिट जो है परिपक्वता यानी बोनस दिया जाता है इस यूनिट में, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। यानी हमारी जब योजना पूरी हो जाती है तो हमें इसमें क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें भविष्य निधि योजना। भविष्य निधि योजना में 2 योजनाएं आती हैं। भाई इसका उद्देश्य भी वही है, अनिवार्य बचत योजना है ये भी। इसके अंतर्गत 2 योजनाएं आती हैं, GPF और CPF। GPF क्या है, GPF है जनरल प्रोविडेंट फंड और CPF क्या है, CPF है कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अब जो GPF है भविष्य निधि योजना में, जो GPF है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था कर्मचारियों को एक मुश्त राशि प्रदान करना था। और CPF में क्या होगा, ये पर मंथ कर्मचारियों के वेतन से काटी जाती है, यानी जिसे कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, यानी भाई 10% धन काटती है। अगर कोई कंपनी, कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, 10% धन काटती है, तो उतना ही जितना हमारे सैलरी में से कटेगा फंड, उतना ही वो संस्था हमें प्रोवाइड कराएगी। तो ये पैसा जो है इकट्ठा होता चला जाता है इससे। फिर आता है उपहार कूपन। उपहार कूपन में क्या होगा, यानी बैंक व पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की जाती है और ये 1 रुपए से लेके 1 लाख तक कूपन हम जो है खरीद सकते हैं। 1 रुपए से लेके 1 लाख तक के कूपन खरीद सकते हैं। फिर आते हैं हम अंश या हिस्से या शेयर, यानी इसमें क्या होगा, इसमें बड़े बड़े उद्योग धंधों व कारखानों को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो पूंजी अपना जो शेयर मार्केट में जैसे छोटा छोटा हम थोड़ा थोड़ा फंड लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, ये हम उसे ही मान सकते हैं। ये है हिस्से या शेयर कह सकते हैं ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक बजट, यानी जो हमारा टॉपिक है अब इसमें
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिवारिक बजट। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। परिवार का एक निश्चित अवधि में आय का विस्तृत विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो भी पैसा है हम उसे क्या करेंगे, हम उस पैसे को सोच समझ के खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पूरे महीने के जो हमारी सैलरी है उसमें से हमारा पैसा भी बचे और हमें किसी तरह की कोई परेशानी रहे और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए। और वो होता कब है, जब हम बजट तैयार करते हैं। तो जो बजट के सिद्धांत हैं वो कुछ उन्हें भी पढ़ेंगे अभी हम इसमें। भाई परिवार की एक निश्चित अवधि में आय व्यय का विस्तृत विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। भाई संतुलित बजट बनाकर व्यय करने से परिवार पर कर्ज की स्थिति नहीं आती है तथा भविष्य के लिए कुछ बचत भी हो जाती है। यानी वही मैंने आपको भी कहा, जो संतुलित रहेगा, जो हमारी सैलरी संतुलित रहेगी, किससे, बजट से। जितना व्यय हमें करना चाहिए, जो जहाँ तक सीमित है वहाँ तक करेंगे और हमें बचत भी करनी है, उसी से व्यय भी करना है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी है। उसके लिए क्या आवश्यक है, बजट का बनाना। तो कुछ बजट के सिद्धांत हैं राजमल पी देवदास के अनुसार। कितने हैं, उन्होंने दिए हैं 4 सिद्धांत बजट के। राजमल पी देवदास के अनुसार बजट के 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत होगा हमारा पारिवारिक आय। पारिवारिक आय में क्या होगा, हमारे परिवार की आय का आंकलन किया जाता है, यानी कितनी हमारी परिवार की आय है। फिर है इसमें है परिवार के निर्धारित तत्व, यानी हम ये देखते हैं कि हमारे परिवार का क्या लक्ष्य है, क्या उसकी डिमांड है, ये इसमें ये आता है। हम उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी खर्चे हैं, जो भी तत्व हैं, उन्हें निर्धारित करते हैं। फिर आता है परिवार की वर्तमान की आवश्यकताएं। सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारे पास पैसा है, जो हमारी आज की आवश्यकताएं पहले हम उसे पूरे करेंगे, है ना। तो ये हो गया वर्तमान की आवश्यकताएं। भाई जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, हमें चाहिए, वो हो गया वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी। फिर है परिवार की भविष्य की आवश्यकताएं। और कुछ धन हम भविष्य के लिए भी सोच के रखते हैं कि भाई हमें आगे चल के मकान बनाना है, या हमें आगे चल के ये चीज़ें खरीदनी है, अपने घर के लिए हमें ये सामान लाना है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, उसको भी ध्यान में रखना होता है। फिर आता है बजट का महत्व। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बजट का महत्व। लेकिन भाई जो भी है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए और देखा भी जाता है कि सबसे पहले हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और जो बाद में भविष्य की आवश्यकताएं होंगी हमारी। फिर हैं हम पढ़ेंगे बजट का महत्व। बजट का क्या महत्व है, इसे समझते हैं। परिवार के लिए, यानी कितना खर्च हो रहा है, कितना घर में खर्च हो रहा है। तो बजट बनाते हुए भी ये ध्यान रखना है कि परिवार के लिए हमें कितना खर्च करना और कितना खर्च हो रहा है। फिर आता है समाजशास्त्रियों के लिए। भाई कोई भी समाज होगा उसके लिए ज़रूरी है पैसे का होना, है ना। फिर आता है अर्थशास्त्रियों के लिए। अर्थशास्त्रियों के लिए मतलब जैसे शेयर मार्केट है, बजट पेश करना है, तो ये सब क्या करते हैं, इसका अनुमान कौन लगाता है, अर्थशास्त्री तो लगाते हैं, उन्हें ही तो ज्ञान होता है इन चीज़ों का। फिर नेक्स्ट आता है राजनीतिज्ञों के लिए। अब पैसे की ज़रूरत तो हर एक फील्ड में, हर एक चीज़, हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो अब राजनीतिज्ञों के लिए ऐसे कि भाई सड़क बनवाने के लिए क्या पैसों की ज़रूरत होगी, जब भी तो सड़क बनेगी। हम आगे पैसा देंगे, फिर वो आगे काम करेगा, मटेरियल लाएगा, जो भी लगेगा उसमें। फिर है भाई जनता के जो भी कल्याण या योजना है, तो वो राजनीतिज्ञों का जो फर्ज, जो हमने जिन्हें चुना है, उनका काम बनता है कि हमारी ज़रूरतों की पूरा करें, तो उसके लिए भी उसे भी धन चाहिए। फिर आता है शासन व सरकार के लिए। भाई हर साल बजट प्रस्तावित होता है, तो वो सरकार हम लोगों के लिए तो करती है। फिर हम अब पढ़ेंगे इसमें बजट के लाभ, क्या क्या लाभ हैं, अब इसे समझते हैं। अनावश्यक खर्च को हटाने में सहायक। जो भी गैर ज़रूरतमंद
खर्च है उसे हटाने में सहायक करता है बजट। अगर हम बजट बना के चलेंगे, हम लिस्ट बना ली कि भाई हमें इस महीने में इतना ही खर्च करना है, इससे ज़्यादा नहीं खर्च करना, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो अनावश्यक खर्च है वो अपने आप ही हट जाएंगे, उसमें उसे हटाने में सहायक होता है। फिर है आय की सीमा में रहने में सहायक। अब वही है, हमने अपनी एक निश्चित अपना दायरा बना दी कि भाई हमें अब 20,000 रुपये में ही अपनी किचन चलानी है, तो क्या है, तो 20,000 में ही चलानी है, वो कैसे चलेगी, वो बजट बनेगा उससे ही मैनेज कर पाएंगे। यानी हमें एक तरह से क्या कर देता है कि ओवर नहीं हो पाते हम, जो हमारा बजट है वो ओवर नहीं होगा। हम अपने बजट को बनाने में अगर हमने बना लिया तो हमारे जो खर्चे हैं वो ओवर नहीं होंगे। फिर आएगा परिवार के सदस्यों में मितव्ययिता। भाई पैसा अगर फिक्स करते रहेंगे, हर काम के लिए हमने पैसा फिक्स कर दिया, तो क्या होगी, सदस्यों में तो मितव्ययिता होना बिल्कुल जायज़ सी बात है कि वो तो होगी होगी। फिर है हमारा संयम एवं दूरदर्शी के गुणों के विकास में सहायक। वो कैसे, पैसा है हमारे पास तो क्या होगा, हम क्या है, दूर दूर तक की सोच पाएंगे कि भाई हमारा कोई काम है, आगे चल के हमने जो बजट बनाया है उसके हिसाब से हमारा पैसा भी बचेगा, तो हम इस पैसों का वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कि दूरदर्शिता के गुणों की में सहायक हो गया एक तरह से ये। फिर नेक्स्ट आता है बचत की आदत। अब बजट बनाते हैं तो क्या हो गया, हो जाएगा, हमें बचत की आदत होने लगती है कि हमें ये पता होता है कि हमें इसके अंदर ही काम करना है, तो हमारी वो हैबिट में आ जाती हैं चीज़ें। फिर है ऋण के भार से मुक्त रहना। अगर हमने बजट बनाया है तो क्या होगा, ऋण के भार से तो मुक्त रहेंगे, यानी आय और व्यय का ध्यान रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उधार नहीं लेंगे। आय और व्यय का अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या करेंगे, हम उधार लेंगे ही नहीं। हमें पता है कि हम इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो है ना तो बजट ही खराब होगा और ना ही हम ऋण लेंगे किसी से। उसी बजट में हम चीज़ों को करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर है विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने में सहायक। अब हमें पता है कि हमारा बजट इतना है, तो हमें क्या होगा, बजट बनाने से पैसे का हिसाब किताब रहता है, तो इससे क्या होगा, हमें तसल्ली मिली रहेगी कि भाई इस काम के लिए हमें इतने पैसे हैं, तो हम इसके अंदर हमें निपटा देने हैं, ये ख़त्म बात। फिर आता है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। सही बात है, अगर बजट बना होगा तो क्या होगा, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक तो होना है, यानी छोटी छोटी बचत जो हम करेंगे तो वो क्या करेगी, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में देगी, सहायता करेगी। फिर आता है धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना। धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्राप्त करना कैसे, मतलब कि हम अपने धन को किसी भी तरह से संयोजित करते हैं, तो उसका क्या होगा, हमें पूरा ज्ञान है, जब भी तो हम उसे संयोजित कर पा रहे हैं अपनी व्यवस्था को, धन व्यवस्था को। फिर आता है पारिवारिक बजट के प्रकार। अब हम इसे समझते हैं पारिवारिक बजट के प्रकार क्या हैं। चलिए, तो इसमें आते हैं, पहला है 3 प्रकार होते हैं पारिवारिक बजट के, कौन कौन से, संतुलित बचत का बजट या आदर्श बचत। फिर है घाटे का बजट या आकस्मिक बजट। चलिए, तो हम पहले समझ लेते हैं एक एक करके। संतुलित बजट है क्या, यानी अनुमानित आय, जो हमारी आय है उसमें से प्रस्तावित व्यय जो हमने व्यय किया है, तो बचा क्या, संतुलित बजट। तो क्या बनेगा, संतुलित बजट बनेगा। फिर बचत में क्या होगा, भाई जो हमारी आय है, जो हमारी अनुमानित आय, जो हमारे पास आय है उसमें से प्रस्तावित आय निकाल देंगे, व्यय है ये, प्रस्तावित आय नहीं है, प्रस्तावित व्यय निकाल देंगे, तो क्या होगा, हमें बचत का बजट बनेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि भाई जो हमारे पास पैसा है, अगर हम उसमें से कुछ पैसा निकाल देंगे तो हमारा क्या बनेगा, संतुलित बजट बनेगा। और बजट में क्या बनेगा, संतुलित बजट में हमें बचत नहीं होगी, हमारा माइनस हो जाएगा पैसा। बचत बजट में क्या होगा,
अनुमानित आय है, जो हमारे प्रस्तावित व्यय हैं, हमारी अनुमानित आय जो हमारा व्यय है उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा रहेगा हमारे पास पैसा, खर्चे हमारे कम होंगे तो क्या होगा, बचत का बजट बनेगा। फिर है घाटे का बजट। इसमें क्या होगा, पैसा तो हमारे पास कम है, आय हमारी कम है और हमारे क्या है, खर्चे ज़्यादा होंगे, यानी प्रस्तावित आय हमारी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये घाटे का सौदा है ना, तो ये घाटे का बजट हुआ। फिर है भोजन वस्त्र। इसमें बजट की मदें हैं, मदे से हम समझ सकते हैं जैसे सेक्टर बनाए हुए हैं हमने, यानी हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात, व्यक्तिगत खर्च, बचत, स्वास्थ्य, अन्य घरेलू खर्चे। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कला के तत्व। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो कला होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।